हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्यूडो फोर्स के बारे में। स्यूडो फोर्स क्या होता है ये जानने से पहले हम बात करेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं मोशन की, हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम कब बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के हिसाब से अपने पोजीशन को चेंज करता रहे तो हम बोलेंगे कि वो मोशन में है। ठीक है, जैसे अगर मान लो इस समय ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ चला गया, कुछ टाइम के बाद फिर वो आगे चला गया। तो अगर वो टाइम के हिसाब से अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो मैं बोलूँगा कि ये मोशन में है। ठीक है, अगर वो टाइम के हिसाब से पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, टाइम बीत रहा है लेकिन वो एक ही पोजीशन पे फिक्स है, तो मैं बोलूँगा कि ये बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, तो अब देखो, रेस्ट और मोशन का जो कंसेप्ट है ये रिलेटिव होता है। ये डिपेंड करता है कि कौन उसे देख रहा है, बॉडी को कौन ऑब्जर्व कर रहा है। एक पर्सन के लिए हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में हो और उसी ऑब्जेक्ट को कोई दूसरा पर्सन अगर देखता है तो हो सकता है उसको ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिखाई दे। इसका मैंने एग्जांपल दिया था। जैसे अगर सपोज करो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ इस मार्कर को, ठीक है, तो मैं बोलूँगा ये मार्कर रेस्ट पे है, क्योंकि भाई मुझे दिख रहा है कि ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, यहीं पे फिक्स्ड है, टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो मैं इसको रेस्ट पे बोलूँगा। लेकिन अगर सपोज करो मैं आप में से किसी बंदे को ऊपर स्पेस में भेज दूँ, ठीक है, तो स्पेस में वो क्या दिखेगा, इसको स्पेस में उसको अर्थ रोटेट करता हुआ दिखाई देगा और साथ साथ ये ऑब्जेक्ट मैं भी उसको रोटेट करता हुआ, घूमता हुआ दिखाई दूंगा। तो वो बोलेगा कि देखो ये जो मार्कर है वो एक्चुअली में घूम रहा है। तो अगर वो स्पेस से देखता है इसको तो उसको ये मोशन में दिखाई देगा, अपना पोजीशन बदलता हुआ दिखाई देगा। तो एक सेम ऑब्जेक्ट जिसको मैं देख रहा हूं, मुझे ये रेस्ट पे दिखाई दे रहा है, वो स्पेस में भेजे हुए बंदे को जब मैं पूछता हूं तो वो बोलता है ये मोशन में है। और दोनों अपने हिसाब से सही है, क्योंकि मोशन के डेफिनेशन के हिसाब से उसको पोजीशन चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो बोलेगा कि ये मोशन में है। लेकिन मुझे इसका पोजीशन चेंज करता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो मैं बोलूँगा ये रेस्ट पे है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से अलग अलग बंदे, अलग अलग पर्सन अगर एक ही ऑब्जेक्ट को देखे और उसके पोजीशन को ऑब्जर्व करे तो हो सकता है किसी को उसका पोजीशन चेंज होता हुआ नजर आए, किसी को उसका पोजीशन फास्ट चेंज होता हुआ नजर आए, किसी को वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नजर आए। ये हर पर्सन पे डिपेंड करेगा कि वो खुद किस सिचुएशन में है और कहाँ से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। उस हिसाब से वो डिस्क्राइब करेगा कि हाँ ये ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट पे है। तो ऑलरेडी ये मोशन रिलेटिव होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट, काइनेमेटिक्स के फर्स्ट टॉपिक में। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कंसेप्ट पे आता हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो देखो, मोशन की स्टडी करनी है हमको, तो हमको पहले चीज़ ये देखना होगा कि हमको पार्टिकल का पोजीशन स्पेसिफाई करना है कि पार्टिकल फिलहाल है कहाँ पे। तो मान लो एक पेड़ है, एक पेड़ पे चिड़िया है ना, पक्षी है, वो बैठी हुई है और मुझे किसी को बताना है कि वो पक्षी कहाँ पे है, मतलब पक्षी का पोजीशन क्या है। तो मैं क्या करूँगा, मान लो ये आपका पेड़ यहाँ पे है और इस पेड़ पे इस पोजीशन पे चिड़िया बैठी हुई है। अब मुझसे किसी ने पूछा कि भाई ये चिड़िया जो है वो किस पोजीशन पे है, तो मैं क्या बताऊँगा, मैं बोलूँगा अगर सपोज करो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं बोलूँगा यार ये जो है ना ये 10 मीटर दूर है, चिड़िया का जो पोजीशन है वो 10 मीटर दूर है, 10 मीटर दूर पे मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है। अच्छा, कोई पर्सन एग्जैक्टली इस पेड़ के नीचे ही खड़ा रहेगा तो उसको क्या दिखाई देगा, वो बोलेगा अरे नहीं यार चिड़िया तो सिर्फ 4 ही मीटर दूर है या 7 मीटर दूर है, चलो देख लेते हैं कि वो तो 7 मीटर ऊपर है, क्योंकि इसको तो भाई 7 मीटर दूर ही दिखाई दे रहा है। चिड़िया इस पॉइंट पे है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे 10 मीटर दूर दिखाई दे रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आप इससे पूछोगे आंसर अलग आएगा, इससे पूछोगे तो ये कुछ और बताएगा, क्योंकि दोनों अपने अपने हिसाब से पोजीशन देख रहे हैं, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो ये बंदा यहाँ से मेजरमेंट ले रहा है इस पॉइंट से, ये बंदा इस पॉइंट से, मैं यहाँ से मेजरमेंट ले रहा हूँ। दोनों का ऑब्वियस ही बात है कि मेजरमेंट अलग आएगा, इसका पोजीशन स्पेसिफाई करने का दोनों का अलग अलग तरीका है, अलग अलग पोजीशन बता रहा है वो। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या बोला कि कोई एक फिक्स तरीका, एक सिस्टम यहाँ पे रखते हैं जहां से हम ये फिक्स कर दें कि मेजरमेंट यहीं से होगा। तो इससे क्या होगा कि सबके आंसर्स सेम आएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखो कि हम ये फिक्स कर दें कि आपको मेजरमेंट कहाँ से लेना है।
अब देखो नॉर्मली मेजरमेंट जो है वो आप 3 डायरेक्शन में लेते हो। जैसे आप हॉरिजॉन्टली आगे पीछे का पोजीशन चेक कर सकते हो, या फिर ऊपर नीचे का पोजीशन चेक करो, और या फिर आगे पीछे का ऐसे पोजीशन, ऐसे 3 पोजीशंस चेक किए जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। ठीक है, एक फेमस कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अलावा और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को फिक्स कर सकते हैं, राइट, या ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का एग्जांपल लूंगा। तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये आपका ये एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस होता है, फिर यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस होगा, और सिमिलरली ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे है, तो जेड एक्सिस जो है वो इसके परपेंडिकुलर यहाँ से बाहर निकलता है। पर क्योंकि मैं बोर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकता, तो लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं जेड एक्सिस। तो ये समझना कि जेड एक्सिस एक्चुअली इस तरह से बाहर आता है। तो फिलहाल मान के चलते हैं कि ये जो आपका पेड़ है ये इसी एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, तो जेड एक्सिस को मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो एक चीज तो ये क्लियर कर दिया, और ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। ये ओरिजिन है, और ये बोला जाता है कि आप जो भी मेजरमेंट लोगे डिस्टेंसेस का, वो आप इसी ओरिजिन से लो। इसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसको रेफरेंस मानकर यहीं से आप पोजीशन बताओ कि यहां से ही कितना दूर है। समझ में आई बात? तो हम क्या करते हैं, देखो इस पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए पहले हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आगे जाते हैं और ये देखते हैं कि ये जो चिड़िया हैं वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग किस पोजीशन पे है। तो यहां जब आगे जाते हैं इस तरीके से, तो हमको दिखता है कि देखो यहां पहुंच गया तो सीधा ऊपर है ये इसके नीचे। तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने पोजीशन फिक्स कर दिया कि ये यहां पे है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट से देखोगे तो सीधा आपको ऊपर दिखाई देगा। उसी तरह से अब यहां पे पहुंच गए, वाई एक्सिस पे जाते हैं। वाई एक्सिस पे जब जाओगे तुम, तो जब यहां पहुंचेगो तो यहां पे आपको सामने वो चिड़िया दिखाई देगी। तो वाई एक्सिस पे ये पोजीशन है। तो जब आप दोनों बता दोगे कि एक्स पे इस पोजीशन पे, वाई पे इस पोजीशन पे, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि चिड़िया यहां पे है। समझ में आ रही है बात, राइट? अब बात आती है कि आपको कोई नंबर चाहिए, राइट? ये डिस्टेंस मेजर करना है आपको, ये मेजरमेंट आपको बताना पड़ेगा ना कि 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर कितना दूर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार हो गया। इसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ऐसे आपने बना दिया। इसमें आपको पोजीशन बताना है इस पार्टिकल का। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे आप डिस्टेंसेस बनाओगे कि देखो इतना डिस्टेंस मतलब 1 मीटर, इतना डिस्टेंस मतलब 2 मीटर, इतना डिस्टेंस मतलब 3 मीटर, इतना डिस्टेंस मतलब 4 मीटर। ये जो आपका, ये इसको स्केल बोला जाता है। ये डिस्टेंसेस जो है वो आप मीटर में मेजर करो, सेंटीमीटर में मेजर करो, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम ऐसा करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम इसको मीटर में मेजर करते हैं। तो हमने ये बता दिया कि भाई देखो इतना डिस्टेंस 1 मीटर, 2 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर ऐसा चलता रहेगा। तो ये 1 मीटर का हमने डिस्टेंस ले लिया, ये हो गया आपका स्केल। ठीक है, तो 1 2 3 4, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे वो 4 मीटर पे है चिड़िया। समझ में आ रही बात? उसी तरह से हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 2, वाई एक्सिस पे भी हम इसी तरह से मीटर्स में ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 मीटर, 2 मीटर, और मान लो यहाँ पे 3 मीटर। ये इतना 1 मीटर हो गया, 1 2 3। तो वाई एक्सिस पे मैं बोल सकता हूँ कि ये कितना, 3 मीटर ऊपर है। ठीक है, तो मैं जब इसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा, एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 3, और बोलूंगा कि आपकी चिड़िया जो है वो 4 3 पे है। 4 मीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस और 3 मीटर अलॉन्ग वाई एक्सिस। और अगर स्पेस में होता, ये चिड़िया स्पेस में होती, हमारा जेड एक्सिस भी होता, तो एक और कोऑर्डिनेट आ जाता जेड एक्सिस का। ठीक है, फिलहाल मैंने एक्स वाई में ले रखा है। तो ये कोऑर्डिनेट बताते ही सामने वाले को पता चल जाएगा कि चिड़िया अच्छा ये पोजीशन पे, एक्स में मुझे 4 जाना है, ठीक है, और वाई में मुझे 3 जाना है। तो इसका मतलब ये रहा चिड़िया 4,3 इस पॉइंट पे, पोजीशन आपने बता दिया। ठीक है, अब चिड़िया अगर सपोज करो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चली गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे। अब एक्स यहां से यहां आ जाएगा और वाई अब यहां से
यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब अब मैं बोल सकता हूँ कि चिड़िया का पोजीशन बदल चुका है। तो अगेन अब आपका यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5,4 या समथिंग एल्स। तो फिलहाल यहाँ पे इसको इस पोजीशन पे रखते हैं। तो जैसे जैसे अपना चिड़िया पोजीशन चेंज करता जाएगा मैं बोलूँगा कि हाँ ये तो मोशन में है, राइट, ये बात क्लियर है। तो अभी हम पोजीशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए हमको, उसके साथ साथ ये जो मेजरमेंट के लिए हमको स्केल चाहिए, लेंथ का स्केल, लेंथ स्केल। लेंथ स्केल आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो मेजरमेंट है वो मीटर में ले रहे हैं कि सेंटीमीटर में ले रहे हैं। तो यहां पे भी एक लेंथ स्केल, यहां पे भी एक लेंथ स्केल, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग में एक लेंथ स्केल आएगा अगर जेड एक्सिस पार्टिकल आपका स्पेस में है तो, ठीक है। इसके अलावा देखो पोजीशन वो चेंज कर रही है, उसके अलावा हमको ये भी देखना है कि वो पोजीशन कितना फास्ट चेंज हो रहा है। इसके लिए हम लोग को टाइम का ध्यान रखना होगा। देखो आप जब मोशन को डिस्क्राइब करते हो तो उसमें हम कई सारे क्वांटिटीज देखते हैं, जैसे कि एक वेलोसिटी वाली बात करते हैं हम लोग। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है ना। तो अगर वेलोसिटी हमको मेजर करना है सो वी हैव गॉट दिस फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ पे टाइम एक फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो पोजीशन बदल रहा है पार्टिकल वो कितने टाइम में बदल रहा है। सो वी नीड अ टाइम स्केल एज वेल, ठीक है। आपके पास एक टाइम स्केल भी होना चाहिए, टाइम नोट करने के लिए कुछ होना चाहिए, चाहे आप यहाँ पे घड़ी लगा दो या टाइम मेजरमेंट के लिए कुछ और डिवाइस यूज कर लो। तो वो आपको ये टाइम स्केल भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे अब हमारे पास टाइम मेजरमेंट मतलब मुझे टाइम भी मेजर करना पड़ेगा कि कितने टाइम में पार्टिकल कहाँ से कहाँ पहुंची। यहाँ थी, उसके बाद कुछ सेकंड के बाद मान लो 5 सेकंड के बाद यहाँ चली गई, 10 सेकंड के बाद यहाँ चली गई। तो हमको टाइम मेजरमेंट के लिए भी कुछ चाहिए, दैट मीन्स वी नीड अ टाइम स्केल एज वेल। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम हमको चाहिए होता है, ये पूरा सिस्टम अगर मेरे पास आ जाए तो मैं किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकता हूं, पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब कर सकता हूं, उसका मोशन कैसा हो रहा है, कितने टाइम में वो कैसा पोजीशन चेंज कर रहा है। ऑब्जेक्ट का ये जो मोशन का डिस्क्रिप्शन है मैं इस सिस्टम का यूज करके दे सकता हूं। जिस सिस्टम में हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक सुटेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके साथ साथ उसमें टाइम स्केल और लेंथ स्केल है, ये पूरा का पूरा सिस्टम जिसको हम यूज करते हैं किसी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, इसको बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात आई समझ में? दिस इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आई बात? तो हम जब अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स कर लेते हैं तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, वहां से मेजरमेंट लेना शुरू कर देते हैं, राइट। अब आप अपना अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी एक बंदे ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स कर दिया तो सारा मेजरमेंट आपको वहीं से लेना है या मोशन को वहीं से डिस्क्राइब करना है, ऐसा नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर सपोज करो मार्कर 10 मीटर में से दूरी पे मेरे सामने रखा हुआ है और अगर मुझे किसी ने पूछा कि उस मार्कर का पोजीशन क्या है तो मैं क्या बोलूँगा, 10 मीटर है, क्योंकि मैंने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहीं पे फिक्स कर लिया, यहीं से सारे मेजरमेंट्स लूँगा। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो 10 मीटर दूर है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर सपोज करो किसी और का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहीं और पे है, अगर कोई कलकत्ता में है और कलकत्ता से मैं उस बंदे को पूछूं कि बताइए ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, तो कलकत्ता में वो क्या करेगा, बंदा अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहीं फिक्स कर लेगा, मैं तो यहीं से मेजरमेंट लूंगा, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहीं पे फिक्स्ड है, यही मेरा ओरिजिन है। और यहाँ से वहां से जब वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजरमेंट लेगा तो उसको कई किलोमीटर दूर नजर आएगा ये ऑब्जेक्ट। तो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसका पोजीशन अलग है, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसका पोजीशन अलग है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूव भी कर सकता है और तब आपका ऑब्जर्वेशन और अलग हो जाएगा ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे कि अगर सपोज करो कोई एक स्टेशन पे खड़ा है, रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जहां हम खड़े होते हैं वहीं अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स कर लेते हैं, यही मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम, यही ओरिजिन है, यहीं से मेजरमेंट लूंगा मैं, ठीक है, और यहीं से टाइम नोट करूंगा। तो मान लो कोई बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर वो ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर रहा है, उसके मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है।
तो वो क्या करेगा, प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर वहीं पे अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स कर लेगा, वहां से अब चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करेगा। तो वो क्या ऑब्जर्व करता है कि एक दुकान है साइड में और वो दुकान रेस्ट पे है, उसका एक पोजीशन है, और ऑब्वियस सी बात है कि दुकान तो मूव नहीं कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो बोलेगा दुकान इस पोजीशन पे है, पोजीशन उसका फिक्स है, मतलब वो दुकान रेस्ट पे है। ऐसा उस बंदे ने कहा जो बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा था और प्लेटफॉर्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसका स्टेटमेंट है, उसने यही ऑब्जर्व किया। अब मान लो, और वो उसने क्या देखा कि एक ट्रेन है, वो ट्रेन सामने से आ रही है प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो वो जब उससे कोई पूछेगा कि भाई आप बताओ कि ये ट्रेन का क्या सिचुएशन है, तो वो क्या बोलेगा, ट्रेन मोशन में है, क्योंकि प्लेटफॉर्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो देख रहा है कि ट्रेन पहले वहां थी, फिर यहाँ आई, मतलब वो अपना पोजीशन चेंज कर रही है, ट्रेन मोशन में है। क्लियर है। अब एक काम करो, उस बंदे के पास जाते हैं जो बंदा ट्रेन के अंदर है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन के अंदर है, तो जो बंदा ट्रेन के अंदर है वो अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन के अंदर ही फिक्स कर लेगा। और अगर वो ट्रेन के अंदर अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स करता है तो ट्रेन तो मूव हो रही है, तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी उसके साथ साथ मूव हो रहा है। तो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो खड़ा है जो खुद मूव कर रहा है। अब उसको ऑब्जेक्ट कैसे नजर आएंगे वो देखो। जब उससे कोई पूछेगा कि बताओ उस दुकान का क्या हाल है, तो वो बोलेगा यार ये दुकान तो मूव कर रहा है, क्योंकि देखो वो जब ट्रेन के अंदर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दुकान को देख रहा है तो पहले दुकान उसको सामने दिखा, फिर यहाँ पीछे दिखा, फिर यहाँ पीछे दिखा, उसे तो ट्रेन के अंदर से यही दिखाई दे रहा है ना कि ये जो दुकान है अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो दुकान मोशन में है। तो वही दुकान जो प्लेटफॉर्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रेस्ट पे नजर आ रहा था, अब ट्रेन के अंदर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वही दुकान अब मूव होता हुआ नजर आएगा। समझ में आ रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया तो सेम ऑब्जेक्ट है, उसका आपका जो मोशन का डिस्क्रिप्शन है वो भी बदल जाएगा। बाहर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, प्लेटफॉर्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपका मोशन का डिस्क्रिप्शन अलग है, आप दुकान को रेस्ट पे बोल रहे हो, लेकिन ट्रेन के अंदर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसी दुकान को क्या बोला जा रहा है कि वो मोशन में है। समझ में आ रही बात। अच्छा, ट्रेन के अंदर मान लो उसके बगल में एक लड़का खड़ा है या फिर उसका दोस्त खड़ा है, तो वो बोलेगा देखो मेरा दोस्त मेरे सामने है, रेस्ट पे है, क्योंकि उसके सामने हमेशा खड़ा रहेगा, वो रेस्ट पे ही होगा ना, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है वो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से। तो वो बोलेगा मेरा ये दोस्त है, मेरे साइड में ही खड़ा है और ये रेस्ट पे है। लेकिन उसी दोस्त को अगर कोई प्लेटफॉर्म से देखे तो प्लेटफॉर्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसका वो दोस्त आगे ट्रेन के साथ मूव होता हुआ नजर आएगा। तो फिर वही बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अगर कोई उसको देखेगा उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से तो वो मोशन में है, लेकिन ट्रेन के अंदर अगर उसको कोई देख रहा है तो वो रेस्ट पे है। तो इस तरह से अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल जाए तो किसी एक ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है उसका डिस्क्रिप्शन भी बदल जाएगा। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नजर आए, तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी और बंदे को वही ऑब्जेक्ट मोशन में नजर आ सकता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मेरा फिलहाल ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है, अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैं देखूं तो ये रेस्ट पे है, लेकिन अगर मैं किसी को स्पेस में भेज दूं तो स्पेस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर कोई इसको देखेगा तो बोलेगा ये गोल गोल घूम रहा है, मतलब ये मोशन में है। समझ में आ रही है बात। अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको ऑब्जेक्ट्स अलग अलग तरीके से मूव होता हुआ नजर आएगा, किसी में रेस्ट पे, किसी में मोशन में, किसी में मोशन फास्ट नजर आएगा, किसी में मोशन आपको स्लो नजर आएगा। तो मोशन का डिस्क्रिप्शन कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। क्लियर है ये चीज, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आइडिया समझ में आ गया। अब सुनो, ओके आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है आपका, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप का होता है। एक तो आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम करता हो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल हो, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। और ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो काम नहीं करता है, एप्लीकेबल नहीं है, उसको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ होपफुली आपको याद होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, इनर्शिया का लॉ। ये जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम करेगा, एप्लीकेबल होगा,
वो आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम नहीं करता, एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो ये थोड़ी सी अजीब चीज जरूर लगेगी कि क्या ऐसा कोई फ्रेम भी होता है जहां पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम नहीं करता। तो बिल्कुल होता है, और उसी को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखना है तो देखो, एक बार क्या हुआ, मैं स्वीटी से मिला। स्वीटी पता है ना आप लोगों को, वो वही लड़की जो बचपन में जिससे झगड़ा हुआ था, मैंने उसको 2 ग्राम का पत्थर मारा था, याद है? हाँ, उसी से मेरी मुलाकात हुई। तो फिलहाल हम बड़े हो गए, तो हमारी दोस्ती अच्छी खासी बढ़ गई थी, हमारे सारे जो झगड़े थे वो ख़त्म हो गए थे। तो उसने एक दिन बड़े प्यार से मुझसे कहा कि सागर एक काम करना, तो फिज़िक्स पढ़ाता है ना, मुझे भी फिज़िक्स सीखना है, पढ़ा दे। मैंने बोला अच्छी बात है भाई, क्यों नहीं पढ़ाऊँगा, बता क्या पढ़ना है तुझे। तो उसने बोला मुझे लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है। मैंने बोला अच्छी बात है, ये तो और अच्छी बात है। तो उससे मैंने ये बोला कि देख, यहाँ पे पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, एक काम करते हैं, कहीं अकेले शांत जगह पे जाते हैं जहाँ पे हम बहुत अच्छे से पढ़ सकें। तो मैंने उसे बोला कि देखो, मेरी पहचान बहुत दूर दूर तक है, हम ट्रेन में चलते हैं, किसी ट्रेन में चलेंगे, किसी ट्रेन के एक कंपार्टमेंट बोगी में चले जाएंगे। और मैंने उस टाइम पे क्या किया, ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि मेरी पहचान काफ़ी ज़्यादा थी उस टाइम पे। तो मैंने ऑर्डर दे के बोल दिया था कि हम दोनों जिस ट्रेन के डब्बे में होंगे, उस डब्बे में कोई और नहीं होना चाहिए, उस पूरे ट्रेन के डब्बे को खाली करवा दो फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। ठीक है, तो उसको, उस डब्बे को खाली करवा दिया गया। हम दोनों अगले दिन उस ट्रेन के डब्बे में चढ़े, अंदर गए, और मैंने ये भी ऑर्डर दिया था कि जैसे हम अंदर जाएंगे तो ट्रेन के जितने भी खिड़की और दरवाजे हैं वो सारे पैक हो जाने चाहिए, ताकि अंदर वाले बाहर की चीज़ों को ना देख सके और बाहर वाले अंदर क्या हो रहा है ये ना देख सके। तो हम अंदर गए, सारी लाइट्स वगैरह अच्छे से ऑन किया, एसी लगा हुआ था, हमको कोई टेंशन नहीं था, और सारे खिड़की दरवाजे को पैक कर दिया गया। फिर हम दोनों उस डब्बे के अंदर अकेले। सोचो मैंने क्या किया होगा। मैं उसको फिजिक्स पढ़ाने लगा, ऑब्वियसली बात है यार। तो मैंने फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया और न्यूटन का फर्स्ट लॉ स्टार्ट किया मैंने वहाँ पे। उसको मैंने बोला कि देख, न्यूटन का फर्स्ट लॉ सिंपल है, क्या, अगर किसी बॉडी पे, मैंने बहुत सरल शब्दों में कहा, बहुत आसान शब्दों में मैंने उससे कहा कि अगर किसी बॉडी पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता तो बॉडी जिस स्टेट में है उस स्टेट में रहेगी। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर वो कांस्टेंट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। सो अगर रेस्ट पे है बॉडी तो वो अपने आप मोशन में नहीं आ सकती है जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने ये बात कही, वैसे ही ड्राइवर ने ट्रेन स्टार्ट कर दिया और हमको पीछे की ओर धक्का लगा। अब इस बात पे वो नाराज हो गई, बोलती तू गलत गलत पढ़ा रहा है मुझे, अभी तो तूने कहा था कि अगर किसी बॉडी पे जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो रेस्ट पे है तो मोशन में नहीं आएगा, और हम दोनों को तो किसी ने फोर्स नहीं लगाया, फिर हम मोशन में कैसे आए, राइट? तो क्या यहाँ पे जो तू पढ़ा रहा है वो गलत है? तो एक्चुअली मैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ से पढ़ा रहा था, और वो फर्स्ट लॉ एक्सपेरिमेंटली वहाँ देखा गया, उससे वो सही नहीं लगा। समझ में आ रही है बात? तो क्या सच में मैंने उसको गलत पढ़ाया, या फिर यहाँ पे फंडा क्या था, क्या 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 मैं वहाँ पे उसको गलत पढ़ा रहा था, या फिर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम था, कुछ और ही चीज़ थी? देखो, अब तुम बोलोगे कि सर वो तो इनर्शिया की वजह से ऐसा होता है, वो आप लोग जो बॉडी है वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करती है, नीचे से ट्रेन निकल जाती है। देखो, ये सारा एक्सप्लेनेशन वो बंदा दे सकता है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो। प्लेटफॉर्म से खड़े होकर अगर सपोज करो वो हम दोनों को देख रहा है, मान लो मुझे देख रहा है वो, तो वो क्या बोलेगा कि ये जो बंदा है वो रेस्ट पे रहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लगा। ड्राइवर ने ट्रेन को नीचे से पुल कर लिया, पर वो जो आदमी है, वो बंदा है, वो अपने ही जगह पे रहने की कोशिश करता है, तो जिसके वजह से होता क्या है कि ट्रेन नीचे से निकल जाती है। उसका पैर, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, तो वो वीडियो देख के आओगे तो ज़्यादा बेटर होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के जो भी सीरीज हैं। तो एक्चुअली उस बंदे का जो पैर है वो ट्रेन के साथ फ्रिक्शन की वजह से चिपका हुआ होता है, ऐसा मान लो। तो ट्रेन जब नीचे से निकलती है तो पैर को खींच लेती है, बंदे पे कोई फोर्स नहीं लगा है तो वो अपने पोजीशन पे रहने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से वो गिरने लग जाता है। पर ये एक्सप्लेनेशन तो उसके लिए, मतलब वो दे सकता है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो और उसे खिड़की दरवाजा सब खुला हो और वो देख रहा है उस आदमी को कि हाँ उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ट्रेन निकल रही है नीचे से, उसका पैर नीचे से निकल रहा है, वो बंदा वहीं पे रहने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से वो गिरने लग जा रहा है। लेकिन
हम दोनों ट्रेन के अंदर हैं, ठीक है, और ट्रेन के अंदर हमको क्या दिखाई दे रहा है? ट्रेन रेस्ट पे दिखाई दे रहा है। ट्रेन चल रही है या नहीं चल रही है हमको नहीं पता, क्योंकि इस बात का पता हम कैसे लगाते हैं? हम बाहर चीज़ों को देखते हैं। बाहर की चीज़ें अगर मूव होते हुए नज़र आती है, प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है, दुकान मूव कर रही है, पेड़ पौधे पहाड़ सब मूव कर रहे हैं, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा ये सारी चीज़ें तो ऐसे मूव नहीं करती हैं, इसका मतलब मेरी ट्रेन मूव कर रही है। तो ये तो महज एक अंदाज़ा है। ट्रेन के अंदर रह के हम नहीं बता सकते ट्रेन मूव कर रही है कि नहीं कर रही है। ट्रेन मूव कर रही है प्लेटफॉर्म पे खड़े जो है उसके हिसाब से। प्लेटफॉर्म पे जो बंदा खड़ा है वो बोलेगा ट्रेन मूव कर रही है। मैं अगर अंदर रहूं और अगर कोई खिड़की दरवाजा खोल दे तो मैं तो बोलूंगा प्लेटफॉर्म मूव कर रही है, बिकॉज मेरे लिए मोशन में प्लेटफॉर्म है, बाहर की चीजें हैं। अब उसके लिए भी वैसा ही सिचुएशन था, वो भी ट्रेन के अंदर है। तो उसने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि हम पर कोई फोर्स नहीं लगा तो भी हमारा एक्सेलरेशन हुआ, तो भी हम रेस्ट पे से मोशन में आ गए। इसका मतलब यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम नहीं कर रहा था इस सिचुएशन में। और हमने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ फिक्स किया है? ट्रेन के अंदर। ट्रेन के अंदर रह के ही हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमने ऑब्जर्व किया एक दूसरे को, हमको बिना फोर्स के धक्का लगा या बिना फोर्स के हमारा एक्सेलरेशन हुआ। न्यूटन का लॉ गलत हो गया, राइट? क्योंकि न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे, फर्स्ट लॉ यहाँ पे गलत होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल जो ट्रेन का फ्रेम है जहां पे हम दोनों हैं जब ट्रेन स्टार्ट होती है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन के अंदर का आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि इस फ्रेम में फिलहाल न्यूटन का फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया काम नहीं कर रहा है, एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ट्रेन के बाहर अगर मान लो कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और वो सारी चीजें देख रहा है तो उसके लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी रेस्ट पे है तो उसको रेस्ट पे ही नजर आएगी, मोशन में है तो मोशन में ही नजर आएगी। ऐसी हर एक चीजें एकदम परफेक्टली उसको न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ही दिखेगी। इनफैक्ट अगर वो प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर हमको देखे और बोले तब वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकता है। तब वो प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर, बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर फिर वो बोलेगा कि अच्छा इनको जो धक्का लगा है वो एक्चुअली धक्का नहीं लगा है, बल्कि तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से हो रहा है। वो क्या बोलेगा कि देखो तुम खड़े हो इस पोजीशन पे, तुम्हारा पैर इसके साथ चिपका हुआ है, ट्रेन को ड्राइवर ने आगे खींचा तो ट्रेन आगे चली गई, तुम पर कोई फोर्स नहीं लगा है, तुम इसी पोजीशन पे रहने की कोशिश करते हो रेस्ट पे। अब क्योंकि तुम्हारा पैर फ्लोर के साथ चिपका हुआ है तो पैर आगे चला जाता है, तुम उसी जगह पे रहते हो। बिकॉज ऑफ इनर्शिया आप पर कोई फोर्स नहीं लगा है तो आप रेस्ट पे रहोगे। तो इसलिए हमको लगने लगता है कि अब हम गिर जाएंगे। ये बंदा कौन बता सकता है? ये, क्योंकि इसके लिए ट्रेन मूव कर रही है, मैं रेस्ट पे रहने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसके लिए तो सारी चीजें क्या हो रही है? न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग ही हो रही है। तो प्लेटफॉर्म का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा दैट इज योर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड है, एप्लीकेबल है, काम कर रहा है। फिलहाल ट्रेन के अंदर का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं ट्रेन के अंदर का ही। जैसे मान लो आपका ट्रेन चल रही है, ठीक है, और ट्रेन के अंदर हमने एक पेंडुलम लटका रखा है और आप पीछे ऐसे सट के खड़े हुए इस पोजीशन पे और सामने एक पेंडुलम लटका हुआ है। अब होता क्या है, ट्रेन अगर फास्ट हो जाए तो जैसे ट्रेन फास्ट हो जाएगी आपको पेंडुलम पीछे नजर आएगा। हैंडल के साथ तो आप देखिए ट्रेन जैसे फास्ट होगी, अगर ट्रेन का स्पीड इंक्रीज हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो ये पेंडुलम अपने आप पीछे आ जाता है ऐसे। अगेन न्यूटन का लॉ यहां पे काम नहीं कर रहा है। पेंडुलम मोशन में आ गया, रेस्ट पे से मोशन में आ गया, जबकि इसके ऊपर किसी ने फोर्स नहीं लगाया। ये चीज किसको दिख रहा है? इस बंदे को दिख रहा है। यार ये तो ट्रेन के अंदर तो यही दिखेगा ना उसको, इस पर किसी ने फोर्स नहीं लगाया पेंडुलम पे, पेंडुलम पीछे कैसे आ गया? न्यूटन का लॉ तो यहाँ पे गलत हो रहा है। बिना फोर्स का बॉडी रेस्ट पे से मोशन में आ गया। अगेन ये जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा ट्रेन के अंदर का वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। समझ में आ रही है बात? चलो एक और चीज देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसको अगर सपोज करो बाहर का कोई बंदा है प्लेटफॉर्म वाला, तो वो कैसे एक्सप्लेन करेगा? प्लेटफॉर्म पे अगर कोई खड़ा है तो प्लेटफॉर्म पे तो न्यूटन का लॉ काम कर रहा है ना, वो इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करेगा कि आखिर पीछे क्यों आया?
वो बोलेगा कि ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से ही पीछे आया है। पेंडुलम अपने पोजीशन पे है, ठीक है, ट्रेन को ड्राइवर ने आगे खींच लिया, तो एक्चुअली होता क्या है कि पेंडुलम पीछे नहीं आता है, बल्कि पूरी की पूरी ट्रेन ही आपके आगे चले जाती है। और क्योंकि ये पार्ट ट्रेन से बंधा हुआ है, तो ये पार्ट आपका जो है वो आगे निकल जाता है ऐसे, और पेंडुलम उसी जगह पे होता है, रेस्ट पे होता है। पेंडुलम रेस्ट पे है क्योंकि इस पर किसी ने फोर्स नहीं लगाया। समझ में आ रहा है? लेकिन अंदर वाले बंदे को ये फील होगा, क्योंकि वो भी ट्रेन के साथ मूव कर रहा है, कि ये पेंडुलम पीछे आया है। यहाँ पे न्यूटन का लॉ काम नहीं कर रहा है इस फ्रेम में। बाहर के फ्रेम में बोलेगा कि इनर्शिया की वजह से ऐसा हुआ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ के वजह से ही ऐसा हुआ है। तो ये अगेन एग्जांपल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, और ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे अगर आप किसी बाइक पे बैठे हो और बाइक अचानक स्टार्ट हो जाए तो आपको पीछे की ओर धक्का लगता है, अगेन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। या फिर बाइक के ऊपर बैठकर अगर बाइक चल रही है, राइट, और अचानक बाइक वाले ने अगर आप उसका स्पीड इंक्रीज कर दिया, वेलोसिटी इंक्रीज कर दिया, तो फिर आपको पीछे धक्का लगता है। इनफैक्ट जब बाइक अचानक से रुक जाए तो फिर आपको आगे की ओर धक्का लगता है। अगेन यहाँ पे न्यूटन का लॉ गलत हो रहा है, तो ये अगेन क्या हो जाएगा आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ट्रेन के केस में भी ऐसा होता है। ट्रेन में अगर सपोज करो ट्रेन चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, और अगर उसकी स्पीड कम हो जाए या वो रुक जाए अचानक, तो फिर आपको आगे की ओर धक्का लगता है। अगेन आपको किसी ने फोर्स नहीं लगाया, पर आप मोशन में आ गए, इसका मतलब फिर से ये क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब क्वेश्चन ये है कि ट्रेन के अंदर का फ्रेम क्या हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम ही होगा, या फिर वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हो सकता है? न्यूटन का लॉ क्या कभी ट्रेन के अंदर काम नहीं करेगा? देखो ऐसा नहीं है। अगर सपोज करो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई है, रेस्ट पे है, अगर ट्रेन रेस्ट पे है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब ट्रेन के अंदर चीजें आपको वैसे ही नजर आएंगी, आपको कभी धक्का भी नहीं लगेगा बेवजह। न्यूटन का लॉ तब काम करेगा ट्रेन के अंदर भी अगर ट्रेन आपका रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा है, तो तब ट्रेन के अंदर का जो फ्रेम होगा वो इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? राइट। एक और चीज, अगर ट्रेन वेलोसिटी में है, ऐसा नहीं कि रुका हुआ ही है, अगर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब अगर ट्रेन की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी ये इनर्शियल फ्रेम होगा, तब भी आपका पेंडुलम वैसा का वैसा ही लटका रहेगा। अगर मान लो इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से है और वो कंटिन्यूसली 10 मीटर पर सेकेंड से ही एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो भी ट्रेन के अंदर का फ्रेम आपका इनर्शियल फ्रेम होगा। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज आपको नजर नहीं आएगी जिससे आपको ये लगे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम नहीं कर रहा है। ये अपने पोजीशन पे ऐसे ही दिखाई देगा, आपको भी धक्का नहीं लगेगा। देखो धक्का कब लगता है, जब ट्रेन की वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। अगर वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी जब चेंज होता है तो हम क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। तो जब भी आपके फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है, आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने अटैच कर रखा है ट्रेन के अंदर, अगर उसका एक्सेलरेशन हो गया, इस ट्रेन का एक्सेलरेशन हुआ, तब वो नॉन इनर्शियल हो जाता है। अब थोड़ा देखो ना, आपको धक्का कब लगता है, जब ट्रेन जैसे स्टार्ट होती है, तो जब जैसे स्टार्ट हुई इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 से इंक्रीज हो गई, एक्सेलरेशन हुआ। अच्छा, उसके बाद अगर ट्रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तब ऐसा नहीं है कि आपको धक्का लगते रहता है, तब सब कुछ परफेक्ट है, तब वो इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। फिर जब ट्रेन की वेलोसिटी कम होती है तब आपको आगे क्यों धक्का लगता है? अगेन वेलोसिटी कम हुई, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ है, वेलोसिटी कम हुआ मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ, तो फिर से वो क्या बन जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो जब वेलोसिटी बदलती है तब वो क्या हो जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है। इनफैक्ट अगर इसका डायरेक्शन भी बदले, जैसे आप किसी कार में बैठे हो या ट्रेन में भी बैठे हो और वो टर्न ले रही है, भले ही उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, जितने स्पीड से थी उतने स्पीड से जा रही है, पर अगर वो टर्न ले तो टर्न लेने के टाइम पे भी हमको लगता है कि यार साइड से धक्का लग रहा है हमको। तो इस सिचुएशन में आपका अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी अगर बदलता है,
तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदलेगा तो भी आपका वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, क्योंकि उस टाइम पे भी आपको धक्का लगेगा या फिर ये यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम नहीं करेगा। ठीक है, इनफैक्ट देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर चेंज हुआ तो भी मैं बोलता हूं कि भाई एक्सेलरेशन हो रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो या फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो, तीनों केस में हम बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है और आपका एक्सेलरेशन हुआ। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन होगा तो इसका मतलब वो फ्रेम आपका क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। इसलिए कई बार इस नॉन इनर्शियल फ्रेम को हम लोग एक्सेलरेटेड फ्रेम भी बोलते हैं, बिकॉज इस फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेटेड फ्रेम भी बोलते हैं उसको। और ये क्या होगा, आपका नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा। तो पहले तो आप कोई इनर्शियल फ्रेम को फिक्स कर दो, जैसे प्लेटफॉर्म है आपका, वो इनर्शियल फ्रेम है और उसको फिक्स कर दिया हमने। उस इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से अगर कोई दूसरा फ्रेम है आपका, ठीक है, और वो फ्रेम अगर रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है, तब वो आपका इनर्शियल फ्रेम होगा। जैसे ट्रेन अगर सपोज करो प्लेटफॉर्म के हिसाब से, प्लेटफॉर्म आपका फिक्स्ड इनर्शियल फ्रेम है। सो विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड इनर्शियल फ्रेम, अगर फ्रेम रेस्ट पे हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे मूव कर रहा हो तो वो इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम डिफाइन इनर्शियल फ्रेम को ऐसे करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड inertial frame, if a frame of reference is at rest or moving with constant velocity, तब वो inertial frame होगा, वहां पे न्यूटन के लॉ काम करेंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ट्रेन के अंदर का फ्रेम हमेशा नॉन इनर्शियल ही होगा। अगर वो रेस्ट पे है और कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है तो वो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम होगा, वहां पे लॉ काम करेंगे। लॉ कब काम नहीं करता है, जब उसका एक्सेलरेशन होता है फ्रेम का। फ्रेम है आपका ट्रेन के अंदर का, ट्रेन कॉन्स्ट अगर सपोज करो उसका एक्सेलरेशन हुआ, मतलब या तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाए या तो उसकी वेलोसिटी कम हो, वो स्लो हो जाए, या फिर वो अपना डायरेक्शन बदले। इन तीनों सिचुएशन में आपका जो ट्रेन के अंदर का फ्रेम होगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। सो इफ एन एक्सेलरेटेड फ्रेम इज ऑलवेज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वहां पे न्यूटन का लॉ काम नहीं करेगा। So this is basically the difference between inertial frame of reference and non-inertial frame of reference, right? तो अब सवाल ये आता है कि अगर सपोज करो हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, तो क्या हम न्यूटन का जो इक्वेशन है F इज इक्वल टू एम ए, इसको यूज नहीं कर सकते हैं? क्योंकि फिर तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सी, हम अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो बिना फोर्स का एक्सेलरेशन हो रहा है, हमको दिख रहा है कि कोई फोर्स नहीं लगा तब भी बॉडी जो है वो पीछे मूव कर गई, उसका एक्सेलरेशन हो गया। तो फिर ये जो इक्वेशन है वो यहाँ पे वैलिड नहीं है ना। यहाँ पे अगर सपोज करो फोर्स का वैल्यू में 0 डालूं तो एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी 0। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बिना फोर्स का आपको एक्सेलरेशन मिल जाए। तो यहाँ पे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फंस जाते हैं और इस इक्वेशन का यूज फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में फोर्स का वैल्यू 0 डालोगे तो एक्सेलरेशन 0 ही आएगा। यहां पे हमको वैसा नजर नहीं आ रहा है, बिना फोर्स का भी एक्सेलरेशन दिख रहा है, राइट? इनर्शियल फ्रेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे तो न्यूटन के लॉज वैलिड हैं, आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। तो क्या हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते न्यूटन का? देखो, इसके लिए हमने क्या किया है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी हम न्यूटन के इक्वेशन को यूज कर सके, इसके लिए हमने एक ट्रिक डिजाइन किया। हमने एक तरीका ढूंढ निकाला। हमने क्या बोला कि अगर सपोज करो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो तो आप ऑब्जेक्ट पे एक फिक्टिशियस इमेजिनरी फोर्स इमेजिन कर लो कि ये फोर्स बॉडी पे लग रहा है। भले ही आपको फोर्स दिखाई नहीं दे रहा है, बट देन यू हैव टू अज्यूम, यू हैव टू इमेजिन कि हाँ ये एक इमेजिनरी फोर्स है, फिक्टिशियस फोर्स है जो बॉडी पे लग रहा है और ये फोर्स बॉडी को एक्सेलरेट कर रहा है, बॉडी को पीछे ले जा रहा है। तो जैसे अगर सपोज करो मैं ट्रेन में हूं और ट्रेन स्टार्ट होती है, मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं तो मुझे पीछे धक्का लगेगा, राइट? तो मैं अब इमेजिन करूंगा कि हाँ देखो सामने से एक ऐसा फोर्स आ रहा है जिसने मुझे धक्का मारा और मैं पीछे एक्सेलरेट हुआ। ये जो इमेजिनरी फोर्स होता है जो हमको इमेजिन करना पड़ता है, कब? जब हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं,
ताकि मैं न्यूटन के इक्वेशन को यूज कर सकूं। इस इमेजिन किए हुए फोर्स को हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स। समझ में आ रहा है? ध्यान देना, स्यूडो फोर्स को इमेजिन सिर्फ और सिर्फ हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही करते हैं ताकि मैं न्यूटन के लॉ को यूज कर सकूं, न्यूटन के इक्वेशन को यूज कर सकूं। इनर्शियल फ्रेम में इसका कोई काम नहीं है। जब हम इनर्शियल फ्रेम में है तब स्यूडो फोर्स जैसी कोई चीज नहीं होती है। इट इज ओनली यूज्ड इन केस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब इससे देखो होता क्या है, जैसे अगर सपोज करो यहाँ पे मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया था। ट्रेन में अगर सपोज करो एक बंदा यहाँ पे खड़ा है पीछे चिपक के और सामने से उसको पेंडुलम दिखा। ट्रेन स्टार्ट हुई या ट्रेन की वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है, पेंडुलम, ये इसको क्या लगेगा कि पेंडुलम पीछे चला आया। इसको तो ऐसे ही दिखेगा ना, पेंडुलम पीछे चला आया। तो अब क्या करेगा वो, क्योंकि अब उसको दिख गया कि भाई यहाँ पे न्यूटन का लॉ गलत हो रहा है, इसका मतलब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सामने से एक फोर्स इमेजिन करना पड़ेगा कि सामने से एक फोर्स आ रहा है और ये फोर्स इमेजिनरी फोर्स है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है उसको कि फोर्स आ रहा है, बट वो बोलेगा कि हाँ ये फोर्स सामने से आ रहा है। इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट को धकेला यहाँ पे। समझ में आई बात? तब तो ठीक है ना। तो अब बोलेगा कि इतना फोर्स लग रहा है, इसका इतना मास है और जिसके वजह से इसका इतना एक्सेलरेशन हुआ। इस इक्वेशन को आप यूज कर लो। यहाँ पे पहले जीरो आ रहा था ना, क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तब ये इक्वेशन गलत हो जा रहा था क्योंकि एक्सेलरेशन तो हो रहा है इसका इस। तो ये क्या बोलेगा कि चलो इतना फोर्स इसको लग रहा है और यही फोर्स इसके अंदर इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो बस हो गया, F इज इक्वल टू एम इमेजिन कर लिया उसने। ये जो फोर्स इसने इमेजिन किया है इस बंदे ने नॉन इनर्शियल फ्रेम में, इसको बोला जाता है स्यूडो फोर्स। समझ में आ रही बात? अब अगला क्वेश्चन ये है कि स्यूडो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, कितना न्यूटन का फोर्स या कितना फोर्स हम इमेजिन करें सामने से आ रहा है। तो देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाए तो स्यूडो फोर्स का हमको फॉर्मूला भी मिल जाएगा कि स्यूडो फोर्स का कितना वैल्यू हमको यहाँ पे इमेजिन करना है। सी यहाँ पे ये चीज तो क्लियर है, अगर सपोज करो हम बाहर खड़े रहें, ये मान लो पेंडुलम यहाँ पे लटक रहा है, तो इतना क्लियर है कि ट्रेन जितना फास्ट आगे जाएगी इस बंदे को उतना ही फास्ट पेंडुलम पीछे नजर आएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि पेंडुलम उसी पोजीशन पर रहने की कोशिश करता है। ट्रेन जितना फास्ट आगे जाएगी इस आदमी को पेंडुलम भी उतना ही फास्ट पीछे आते हुए नजर आएगा। ये तो क्लियर है ना। इसका मतलब ट्रेन जिस एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, अब देखो ट्रेन के साथ आपने फ्रेम अटैच किया हुआ है, तो ट्रेन का एक्सेलरेशन मतलब आपके फ्रेम का एक्सेलरेशन, फ्रेम का आपका एक्सेलरेशन हो रहा है। आपका फ्रेम क्या है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है। तो ये मान लो यहाँ पे ट्रेन का एक्सेलरेशन है ए ट्रेन। ट्रेन का जितना एक्सेलरेशन आगे की ओर होगा वही सेम एक्सेलरेशन इसको दिखाई देगा इसका इस डायरेक्शन में। तो इसको इसका जो एक्सेलरेशन दिखाई देगा वो माइनस ए ट्रेन दिखाई देगा। मतलब ट्रेन का जो भी एक्सेलरेशन है एग्जैक्टली उतना ही एक्सेलरेशन इसको इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा। क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन ले रहा हूं तो मैं इस डायरेक्शन में क्या करूंगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन लूंगा। इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में कितना, इतना एक्सेलरेशन उसको दिख रहा है। समझ में आ रहा है? अब इसका मास मान लो m है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इक्वेशन के हिसाब से मास इनटू एक्सेलरेशन अगर करोगे तो इतना फोर्स बॉडी पे लग रहा है, m इंटू ए ट्रेन, है ना। क्योंकि जब हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स का इक्वेशन क्या है बताओ। देखो अगर इसका एक्सेलरेशन इतना हो रहा है तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है बताओ। अगर इतना एक्सेलरेशन हो रहा है, इतना मास है, इसका मतलब इस पर कितना फोर्स लग रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन। नेगेटिव है तो माइनस यहां लिख देता हूं मैं बोल सकता हूं ना कि हाँ इस पर इतना फोर्स लग रहा है इसलिए इसका इतना एक्सेलरेशन हो रहा है। तो बस आपको इतना फोर्स इमेजिन करना है। दिस इज योर स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, इनफैक्ट मैं ये वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो अब अगर आपको सपोज करो कि इसी बॉडी पे ये इमेजिन करना है कि कितना स्यूडो फोर्स लग रहा है,
तो स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। या इनफैक्ट इसको मैं और अच्छे से अगर लिखूं, ट्रेन के जगह पे जनरल टर्म में क्या यूज करता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला यहां पे तैयार हो गया। फॉर्मूला फॉर स्यूडो फोर्स विल बी मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। जो भी फ्रेम है आपका, वो जितना फास्ट आगे जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन आपको बॉडी का पीछे की ओर नजर आएगा। तो क्योंकि आपका फ्रेम का एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको ट्रेन बॉडी का एक्सेलरेशन मिलेगा, तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, और ये फोर्स जो है आपको, ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन यहाँ पे हो रहा है, तो स्यूडो फोर्स भी आपका इसी डायरेक्शन में लग रहा है और इसी स्यूडो फोर्स ने उसको पीछे लाया। ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है बताओ, इस आदमी के अकॉर्डिंग जो ट्रेन के अंदर है। तो जो भी आपका फ्रेम है, अभी फिलहाल यहाँ पे आपका ट्रेन है, हो सकता है यहाँ पे बाइक हो या फिर कोई और ऑब्जेक्ट हो या कोई और चीज हो जहाँ पे आप खड़े हो। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा बताओ, अगर आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो जो फ्रेम है आपका, उस फ्रेम का जो भी एक्सेलरेशन होगा, दैट एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय मास विल बी द वैल्यू ऑफ योर स्यूडो फोर्स। और ये स्यूडो फोर्स क्लियर आपका जहां पे फ्रेम का एक्सेलरेशन है, फ्रेम के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आपको स्यूडो फोर्स लगेगा, क्योंकि फ्रेम जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको ऑब्जेक्ट पीछे आता हुआ नजर आएगा। सो फ्रेम का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे आपको ये माइनस साइन दिख रहा है इस फॉर्मूले में। दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर स्यूडो फोर्स। ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा, इसमें एक और चीज, या अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि भाई ये स्यूडो फोर्स कहाँ लगता है, तो स्यूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम मैंने क्या बताया, अगर वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। एक और चीज बता रहा हूं, अगर आपके पास बहुत बड़ा फ्रेम है और वो फ्रेम अगर रोटेट हो, तो रोटेटिंग फ्रेम भी आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। जैसे एक बहुत बड़ा डिस्क है और उस डिस्क पे जाके आप खड़े हो गए और वो डिस्क अगर रोटेट होने लगा तब भी आप गिरने लग जाते हो। तो अगर एक आपका फ्रेम रोटेट भी कर रहा है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा, क्योंकि वहां पे भी फिर स्यूडो फोर्स आ जाता है। इनफैक्ट अगर मैं स्पेस में चले जाऊं और मैं अर्थ को देखूं तो अर्थ एक्चुअली रोटेट हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो एक हिसाब से अगर देखा जाएगा तो हम सब एक बहुत बड़े नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन बेसिकली हमने क्या कर रखा है, इस अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मान के रखा है। अगर लॉजिकली देखा जाए तो अपना अर्थ भी जो है वो इनर्शियल फ्रेम नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा अर्थ जो है वो रोटेट हो रहा है और आपका जो रोटेटिंग फ्रेम होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। हम सब पर एक स्यूडो फोर्स लग रहा है अर्थ के रोटेशन की वजह से। इसकी भी चर्चा हम करेंगे बाद में आगे के चैप्टर्स में। तो अगर आपका फ्रेम रोटेट हो रहा हो या फिर एक्सेलरेट हो रहा हो, उसकी वेलोसिटी बदल रही हो, तब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के इक्वेशन को यूज करने के लिए हमको एक स्यूडो फोर्स इमेजिन करना पड़ता है फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। यहां पे हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में देखा, इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है और स्यूडो फोर्स क्या होता है, इसका कंसेप्ट यहां पे क्लियर किया। ठीक है, थैंक यू।